तो ये कथन है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, तो ये सही है। और कारण क्या है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ वर्ष 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ये सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था खली कुमज्जा ने। 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था खली कुमज्जा ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, ये हुआ था लाहौर में जिन्ना के 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत था उसको मान्यता दी गई थी। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में किया था, तो लाहौर अधिवेशन में भारत के विभाजन के मांग के प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में किया था मुस्लिम लीग ने। वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह अगला टॉपिक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था और व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था महात्मा गांधी ने। अब देखेंगे क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। ब्रिटेनिया सरकार के प्रस्ताव के प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स लाए थे उसमें सम्मिलित थे। भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है और भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। तो देखिए क्रिप्स मिशन में क्या क्या था कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जाए और सभी प्रांत और राज्य को मिलाकर एक भारतीय संघ बनाया जाए। कोई भी प्रांत भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है और भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। ये सारे प्रावधान थे क्रिप्स मिशन में। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन स्टेटस संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। क्रिप्स मिशन के संबंध में ये सारे स्टेटमेंट हैं। वह जिनकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक है, मतलब पोस्ट डेटेड चेक अपन अ क्रैशिंग बैंक, ये कहा था महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के संदर्भ में। वह प्रधानमंत्री जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा वो थे विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। क्रिप्स मिशन के साथ क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। लॉर्ड लिंलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। राजनीतिक फिरौती कहा लॉर्ड लिंलिथगो ने। अगला देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह है क्वेश्चन कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कहाँ? वर्धा में। 14 जुलाई 1942 के कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड बेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के जिस मैदान में पारित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया ग्वालियर टैंक मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन और वर्धा में क्या हुआ था? कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था और जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव बम्बई के जिस मैदान में पारित किया गया पूरे आंदोलन का वो था ग्वालियर टैंक। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय रियासतों के
राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जिसे करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने, और करो या मरो नारा का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। बलदेव सहाय ने अधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य है, यह आंदोलन स्वतः परिवर्तित था। इसने समान श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। यह समान श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया और यह स्वतः परिवर्तित था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो उपरोक्त सभी पार्टियों ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ना हिंदू महासभा किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी नहीं किया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। ये क्वेश्चन है कि ए.के. आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किया था। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे कौन? अबुल कलाम आज़ाद। अगला देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन फल था। क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीय के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था उषा मेहता ने। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ थे वो लुई फिशर जो हैं महात्मा गांधी के साथ थे, और बेब मिलर दांडी यात्रा के समय में थे, और लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय में थे। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार है। लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार है। महात्मा गांधी का जीवनी बहुत फिनिशिंग से लिखा है लुई फिशर ने, तो इस तरह से याद कर लीजिए इसको। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे बिहार और संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न सबसे अधिक व्यापक दंगे रहे बिहार और संयुक्त प्रांत में। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, ये सही स्टेटमेंट है। कुछ क्षेत्र में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला है क्वेश्चन, 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार करके कहाँ भेजे गए? भाकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया बम्बई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया आगा खा पैलेस में। आगा खा पैलेस में गांधी जी को कैद किया गया। और 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, शिव कुमार और रामानंद। ये देखो, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया? आगा खां पैलेस में। ये भारत छोड़ो प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन का जो आग लगाया गया वो गांधी जी द्वारा ही लगाया गया था, इसी कारण इनको आगा खां पैलेस में रखा गया। ये इस तरह से याद करने के लिए मैंने बोला कि गांधी जी का ही आग लगाया हुआ था ये भारत छोड़ो आंदोलन, इसी कारण उनको आगा खां पैलेस में रखा गया। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया वो शिव कुमार और रामानंद थे। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर में काफ़ी धरपकड़ और बिहार में काफ़ी दंगे हुए, रेल सेवा प्रभावित हुई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान मिली भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया जयप्रकाश नारायण ने। योगेंद्र शुक्ल लाए गए पटना 1942 को। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती रामप्यारी। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती रामप्यारी। कथन और कारण है
भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, सही है। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला है कथन और कारण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, ये स्टेटमेंट सही है। और इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, ये स्टेटमेंट गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, ये तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला फिर कथन और कारण है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए, ये दोनों ही, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। कारण क्या है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और कथन कारण भी सही स्पष्ट कर रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा असफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, वो थी भारत छोड़ो आंदोलन। वह आंदोलन जिसमें अरुणा असफ अली जुड़ी हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन जिसके साथ, ठीक है, अरुणा असफ थी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार स्थापित किया गया, कहाँ, बलिया और सतारा में। अगला है कथन और कारण, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्र राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, ये सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला है स्टेटमेंट दिया हुआ संवैधानिक गतिरोधों का हल, जिसमें था कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हो। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। संवैधानिक गतिरोधों का हल इनमें से एक इस प्रस्ताव के पंपलेट में था, तो इसमें था संवैधानिक गतिरोधों का हल। ये श्री राजगोपालाचारी का द वे आउट पंपलेट था, उसमें उसका जो कंक्लूजन था कि इसमें संवैधानिक गतिरोधों का हल किया गया था। अगला देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 ईस्वी में। अगला देखेंगे INA दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की थी मोहन सिंह ने, मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। INA मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई वाची फुजीवारा का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, INA मानसिक पुत्र किसका है, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई वाची फुजीवारा। भारतीय सेना की स्थापना, भारतीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की 21 अक्टूबर 1943 को। आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई कहाँ, मलाया में। मलाया में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई 1943 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय था रंगून में। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था, रंगून में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कथन था सुभाष चंद्र बोस का। दी फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को 7 वर्ष के कारावास की सजा दिया था राशिद अली द्वारा। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया राशिद अली द्वारा। गुरुदयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह शहनाबाज में से आज़ाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया, तो मोहन सिंह को मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ा। गुरुदयाल सिंह, प्रेम सहगल और मोहन शहनाबाज, इन्हें लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना करना पड़ा। और आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किया था भूला भाई देसाई ने। भूला भाई देसाई अध्यक्षता कर रहे थे उस मुकदमे की जो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लगाए गए थे। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा कैलाश नाथ कारजू में से नहीं की थी, तो पटेल जी इसमें नहीं थे। बाकी
भूलाभाई देसाई तो अध्यक्ष ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मुकदमे लड़ रहे थे आज़ाद हिंद फौज की तरफ से। भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैलाशनाथ काटजू, ये तीनों ही नाम थे जो अधिकारियों पे, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे उसकी पैरवी कर रहे थे। अगला है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए जवाहरलाल नेहरू। अब है टॉपिक कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई सर पी लॉरेंस द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1940 में भारत आया कैबिनेट मिशन। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था कैबिनेट मिशन ने। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था कैबिनेट मिशन ने। अगला देखेंगे 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स तथा लॉर्ड एमरी में इसका सदस्य कौन था? तो लॉर्ड एमरी नहीं था, बाकी ये तीनों थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था, स्टेफर्ड क्रिप्स था कैबिनेट मिशन में। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांत से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरणों का संबंध है कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन के बारे में सारे स्टेटमेंट है कि ये प्रस्ताव मई में आया था और अभी भी ये भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी इसमें, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर एक बने संघीय राज्य का स्वरूप होना था। ये कैबिनेट मिशन के संबंध में सारे स्टेटमेंट है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माण का अधिकार में से नहीं है। तो पाकिस्तान की स्वीकृति इस कैबिनेट मिशन में नहीं था। वह जिसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। ये कैबिनेट मिशन 1946 का था। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही है। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, यह सही है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद में से कांग्रेस का वह नेता जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, वो महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की। क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं करने वाला कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऊपर का क्वेश्चन क्या था? वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की, तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है दोनों से वार्ता किए थे, क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेबल दोनों से। और जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला है टॉपिक संविधान सभा 1946। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में। संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि जनसंख्या का अनुपात क्या था? 10 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुत्ता संपन्न संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अब ये स्टेटमेंट में ही है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई वर्ष 1946 में। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, भारत का संविधान, एक मिनट, इसमें क्या था स्टेटमेंट? वर्ष 1946 में, फिर से इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पूरा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये तो ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे, तो नहीं, जिन्ना तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे देखेंगे, भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, तो नहीं। अभी हम लोग देखे थे 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था।
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था। आगे देखेंगे, सदानंद सिन्हा जुड़े हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन से। सदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था जीबी मावलंकर ने। ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था जीबी मावलंकर ने। अब अगला टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 ईस्वी में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य एवं कृषि। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय देखते थे आसफ अली। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वो था वित्त विभाग। 1946 में मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली को वित्त विभाग मिला था। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर और बी आर अम्बेडकर में से अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, तो बी आर अम्बेडकर अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू थे, बलदेव सिंह थे और अली जहीर जो थे अंतरिम सरकार के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खां, अबुल कलाम आज़ाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू मंत्री थे, लियाकत अली खां थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई बंगाल में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। अगला टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता संग्राम। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय यूके में जिस पार्टी की सत्ता थी वो थी लेबर पार्टी। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी फरवरी 1947 में। फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक भारत छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत छोड़कर चले गए। फरवरी 1947 में घोषणा किया था कि जून 1948 तक हम छोड़कर जाएंगे, लेकिन अगस्त 1947 में छोड़कर चले गए। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। आगे देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी लॉर्ड माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जुलाई 1947 में। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का पारित किया गया ब्रिटिश संसद में, तो जुलाई 1947 में। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना को सरकारी तौर पर घोषित हुई 3 जून 1947 को। फिर से पढ़ते हैं इसे। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी कब? 3 जून 1947 को। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की, ये तो सही है स्टेटमेंट। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा। कथन और कारण था ये। तो 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की, ये सही है। तो क्या उस स्वतंत्रता प्रदान करने का कारण था विश्व युद्ध में, जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज निर्बल हो गए थे? तो ये सही व्याख्या नहीं है। निर्बल तो हुए थे, लेकिन कारण वो नहीं था। ठीक है, आज़ादी का कथन। अब फिर है अगला स्टेटमेंट में कथन और कारण। तो कथन है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कारण क्या है? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुत्ता संपन्न शासक ने की थी, ये स्टेटमेंट सही है। जैसे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुत्ता संपन्न शासक ने की थी, ये सही है। माउंटबेटन जो थे वो गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे, बाद में भारतीय गवर्नर बने सिराज गोपालाचार्य। अगला है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति का प्राप्त हुई 18 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था माउंटबेटन के मस्तिष्क का। बाल्कन प्लान माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से देश को बचाना चाहते थे। अगला स्टेटमेंट है कथन और कारण का, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, ये कथन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, ये सही है।
वह द्वि राष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। द्वि राष्ट्र सिद्धांत को बिल्कुल नहीं मानती थी कांग्रेस। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ये सही है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वह जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। अगला है रेडक्लिफ समिति नियुक्त की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए रेडक्लिफ समिति बनाई गई थी। अगला है भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किया था रेडक्लिफ ने। भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, क्योंकि ये इसलिए आया था कैबिनेट मिशन कि भारत के विभाजन को टाला जा सके, इस लक्ष्य के साथ आया था, लेकिन वो असफल रहा और कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जेबी कृपलानी। दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कब? 14 जून 1947 को, और इसके अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे जेबी कृपलानी। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी तथा अबुल कलाम आज़ाद में से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया अबुल कलाम आज़ाद, जो अंत तक विरोध कर रहे थे, लास्ट में इनको प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ा। 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण माना। ये डॉक्टर किचलू ने, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, और डॉक्टर किचलू ने कहा था कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है ये। अगला देखेंगे, डॉक्टर किचलू का स्टेटमेंट था वो। अगला देखेंगे 1947 के राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जेबी कृपलानी ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 की संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन गाया गया SS सुब्बलक्ष्मी द्वारा। 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन गाया गया SS सुब्बलक्ष्मी के द्वारा। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है। भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर प्रथम विधि मंत्री थे। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी, ये 3 राष्ट्रपति का क्रम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। आगे है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल ने। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और जेबी कृपलानी तथा सरदार पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जेबी कृपलानी ने। 1946 में मेरठ में हुआ था, उसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया था। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए कौन? महात्मा गांधी। 26 जनवरी के दिन संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? R. कोपलैंड का। कोपलैंड का स्टेटमेंट है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है। K.M. पनिकर का स्टेटमेंट है ये कि ब्रिटिश शासन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत का एकीकरण। अब भारत का संवैधानिक विकास है टॉपिक, जिसमें हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। प्रथम बार गवर्नर जनरल
ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के माध्यम से। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई। 1774 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम पे। भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति का निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। 1786 के एक्ट के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। 1786 के एक्ट के माध्यम से। अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था, 1786 का एक्ट था। 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियम का कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति होना अवांछनीय है। अब जो जिला कलेक्टर थे वो संग्राहक की भूमिका में आ गए थे। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया 1813 ईस्वी में। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया और 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का समापन। काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। काउंसिल में तथा गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति प्रावधान में से एक नहीं था, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। अगला है लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति की थी मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने। आगे देखेंगे लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति किसने की थी? मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 ईस्वी में। पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया 1853 के चार्टर के द्वारा। क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया। आगे देखेंगे ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने में सहमत हुई 1922 ईस्वी में। अब सूची को मिलान करना है तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जो स्थापना हुई वो 1773 के एक्ट से हुआ। ईसाई मिशनरी का भारत आगमन हुआ 1813 के एक्ट के माध्यम से। और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई 1833 के माध्यम से। एक विधि आयोग विधि सदस्य की नियुक्ति की गई 1833 के चार्टर के अधिनियम के माध्यम से। अब सही सुमेलित करना सूची 1 और सूची 2 को। तो चार्टर एक्ट 1813 जो है इसमें कंपनी का व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858 में क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन है ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। और कहाँ स्थापित किया गया? ये ब्रिटेन में स्थापित किया गया भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विनियमित करने हेतु। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के माध्यम से हुआ 1784। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। कब? 1833 के माध्यम से चाय का जो व्यापारिक अधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित हुआ 1858 में। सही कथन क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ये सही है स्टेटमेंट। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से। अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से मिला? 1861 के माध्यम से। अध्यादेश 1861 के माध्यम से जारी करने का शक्ति मिला गवर्नर जनरल को। अधिनियम जिसमें सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल दिया गया। काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से।
आगे देखेंगे, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट 92 में, बजट कब मिला 92 में, और अध्यादेश कब मिला 61 में। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब किया? 1892 में। बजट और निर्वाचन दोनों ही 1892 में शुरू हुआ। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। परोक्ष निर्वाचन प्रणाली 1892 में और बजट पर बहस करने की शक्ति मिली 1892 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट लिए गए थे कब? 1835, 1867, 1878 और 1908 ईस्वी में एक्ट लाए गए मीडिया को नियंत्रित करने के लिए। कब? 35, 67, 78 और 1908। बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। और कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय कब बना था? 1773 के एक्ट के माध्यम से। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चला। 20 अगस्त 1947 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। 1917 का जो घोषणा हुआ था उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित थे संवैधानिक सुधारों से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित थे संवैधानिक सुधारों से। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया किस चीज़ को? केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था कब? 1919 ईस्वी में। आगे देखेंगे, द्वैध शासन प्रणाली जो लागू करने वाला एक्ट था 1919 में आया। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किसके बारे में कहा जा रहा है ये हम देख लेते हैं। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ तथा मॉन्टेग्यू के राज सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, मार्ले मिंटो सुधार इसको नहीं बोला जाता है। ये मार्ले मिंटो 1909 में आया था और सांप्रदायिक पंचायत इसमें था। और मुस्लिम लीग के लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी मार्ले मिंटो सुधार में। जबकि ये जो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू जो थे वो राज सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। और ये कब आया था? 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था और 21 में लागू हुआ था। ठीक है। और इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग बंटवारा किया गया था। आगे देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय हो रही। ये तो ठीक है, 1900 ये कथन सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रायोजित किया जाना था। तो ये भी ठीक है। 1919 के अधिनियम में जो था कि शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय थी, लेकिन बड़े भागों में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना था। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कथन और कारण है फिर से, द्विशासन का अर्थ है प्रशासन के विषय का दो वर्गों में विभाजन। ये सही है। दूसरा है, प्रांतों में उत्तरदायी शासन का बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था साइमन कमीशन रिपोर्ट पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट देखेंगे, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं थी। तो गवर्नरी प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नर को विधायी क्रियाओं में विशेषाधिकार या वोटों की शक्ति तथा वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं थी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ डायरकी इन स्टेट्स एंड गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में विशेषाधिकार, वीटो की शक्ति दी गई गवर्नर को। और यही वीटो की शक्ति अभी हमारे राष्ट्रपति के पास भी है प्रतियोजन के रूप में। और स्वयं द्वारा विधि बनाना। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया किस चीज़ को? तो प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया 1935 के अधिनियम के माध्यम से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। ये सही है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का भी उपबंध था और अखिल भारतीय संघ का भी उपबंध था। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आगे देखेंगे, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत के रूप में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता तथा एक अखिल भारतीय संघ
में से एक विशिष्ट युक्ति नहीं है, इसमें से कौन सा असत्य है? तो ये केंद्र में या विशिष्ट युक्ति नहीं है, तो केंद्र में, साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, राज्य में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, ये चीज़ सही है, राज्य में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए रजाओं का इस्तेमाल करना। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट क्या था कि 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए रजाओं का इस्तेमाल करना। अगला देखेंगे 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया। लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1935 के अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। कहाँ? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स हैं। यह कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। ये B.R. अम्बेडकर का स्टेटमेंट है जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और कई सारी चीज़ें 1935 के अधिनियम से ली गई थी, तो इसके बारे में वो कह रहे थे कि मुझे इसमें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगला है सूची मिलान करने की। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये सही स्टेटमेंट है। भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ, ठीक है ये। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं आधुनिक इतिहास का ये पूरा है, इसमें विविध का जो चैप्टर है वो शामिल है, तो इसको भी हम देख ही लेते हैं। सही कथन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया, सही है ये। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू की गई, ये भी सही है। 19वीं शताब्दी में देश जिसका भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था वो रशिया। एंग्लो अफगान संबंध का आधार क्या था? रशिया। ब्रिटिशर्स को डर था कि रशिया कहीं न कहीं अफगान में अपना प्रभाव बढ़ाकर ये हमारे जो ब्रिटिश हित है भारत में उसको प्रभावित कर सकता है। अगला है मिलान करने का। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 में। फिर से सुमिलित करना है तो पुनः जजिया लगाया था फर्रुखसियार ने। मुसलीपट्टनम पर अधिकार किया था फोर्ड ने। सती प्रथा निषेध अधिनियम बेंटिंग के समय में आया था। दास्ता का अंत हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण संबंधित माना जाता है थॉमस मुनरो से। और भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। उड़ीसा अकाल 1866-67 को। भारत दुर्भिक्षा संहिता 1883 का निर्माण किया था स्ट्रेची आयोग ने। मिलान करना है 1767 से 69 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1790-92 तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845-46 में। अब सही कालक्रम को सजाना था तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के बाद आता परनाकुलर प्रेस एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, ये सीरीज के रूप में सजा हुआ है। आगे मिलान करना है बाल विवाह एम.जी. रानाडे। ठगी प्रथा का अंत किया कर्नल सलीमन ने। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। सही कथन को चूज करना है तो कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम चेतना संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। टाटे टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला एवं जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं।
आगे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था 7 जुलाई 1896 ईस्वी को। द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक्स पिक्चर्स इन लाइफ साइज प्रोडक्शंस, cinematography, a few exhibition will be given at वाटसन्स होटल टू-नाइट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था 7 जुलाई 1896 को। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह कथन किसका है? लॉर्ड एटली का। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कहा था अरविंद घोष ने। न्यू लैंप्स ऑफ ओल्ड श्रृंखला सरबराह वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक थे अरविंद घोष। दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था, गांधी और तिलक। पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन में की अध्यक्षता की थी, वो थे जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि थी 2016 में, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 61वां प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी कब? 1941 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य है कि उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। उनके अन्य गीतों में मराठों की बहादुरी का खंडन है। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो गीतों में मराठों की बहादुरी का खंडन किया गया है। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। और भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। इसे यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आगे हम देखेंगे प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल स्थापित हुई 1854 ईस्वी में। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य दिया था दादा भाई नौरोजी ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, यह स्टेटमेंट दादा भाई नौरोजी का है। भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता वेडेन पावेल को माना जाता है। अगला है भारत के स्वतंत्रता से संबंधित कथन सही है। रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। ये सारे स्टेटमेंट सही है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू का है। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे फ्रैंक मोरिस। इसे याद कर सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू काफ़ी फ्रैंक थे, तो फ्रैंक मोरिस। राजनीतिक विरोध के प्रदर्शन के बायकॉट, घेराव, बंद तथा हड़ताल 4 रूपों में से उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया। बायकॉट एक व्यक्ति का नाम था और उन्हीं के आधार पर घेराव, बंद, हड़ताल ये सब नाम आधारित है। सही कथन क्या है? आर्य समाज 1875 में स्थापित हुई। अल हिलाल मौलाना आज़ाद ने प्रकाशित किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और कलकत्ता प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला है चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और दांडी मार्च में से तीसरे स्थान पर कौन आएगा? तो दांडी मार्च आएगा, इसे सजा लीजिएगा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, अरुणा असफली ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था हजरत मोहानी ने। 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था मौलाना हजरत मोहानी ने। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया लॉर्ड माउंटबेटन ने। आगे देखेंगे 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किया था आगा खान ने। बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1923 ईस्वी में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई। फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। लाल कुर्ती वाले भी वही अब्दुल गफ्फार खान ही गठित किए थे।
B.R. अम्बेडकर पर यह आक्रमण किसने किया, कहकर आक्रमण किया था कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। ये डॉक्टर B.S. मुंजे का स्टेटमेंट है कि अम्बेडकर को जो है उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्रदान हुआ, वैसे तो ये राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा ही पहुँचाने के लिए काफ़ी थे। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे बिहार के। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु 70 वर्ष की थी। जगत नारायण लाल को जेल भेजा गया हजारीबाग। कस्तूरबा और महादेव देसाई की समाधियाँ स्थित है कहाँ? कस्तूरबा गांधी का आगा खां पैलेस में और महादेव देसाई की समाधि है पूना में। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे पटाभी सितारमैया। भारत में उपनिवेश काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। कैथरीन मेयो, एडल्स हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए 1943 में आया था। ये अकाल विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने सिद्धांत प्रस्तुत किया गुटनिरपेक्षता का। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा गोवा। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा। पुर्तगाली जो गोवा में था पुर्तगाली बने हुए थे और 15 अगस्त 1947 के बाद भी स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा। आगे है देखेंगे वे समाजवाद से प्रभावित थे, वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे, वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। में से जवाहरलाल नेहरू के लिए सत्य नहीं है तो वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार राजपूत कायस्थ तथा कुर्मी में से एक वर्चस्वशाली कास्ट नहीं थी, ये कुर्मी है। सही कथन है भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में तब हुआ जब बम्बई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध खड़े हुए। आगे क्वेश्चन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कोलकाता में बेथुन कॉलेज स्थापित किया। बंकिम चंद्र चटर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बेथुन कॉलेज स्कूल को स्थापित किया और इस जो बंकिम चंद्र उपाध्याय हैं वो कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो W.C. बनर्जी हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो W.C. बनर्जी हैं। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ था 1892 ईस्वी में। देवबंद के उस विद्वान का नाम जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अबुल कलाम आजाद। B.R. अम्बेडकर के संबंध में सही कथन क्या है तो उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज स्थापना की, सही है। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक की शुरुआत की, ये सही है। 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। घटनाओं का सही कालानुक्रम देखना है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति, ये ठीक है। तुर्की को अर्पित शांति संधि की घोषणा, बाल गंगाधर तिलक का निधन और कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, ये सही कालक्रम में सजा हुआ है। जलियांवाला बाग कांड हुआ पहले, उसके बाद कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उसके बाद तुर्की का जो खिलाफत वाला जो संधि था वो हुआ और बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ और कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित हुआ 1948 ईस्वी में। केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार गठन हुआ 1957 में। सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता और भारी औद्योगिकरण में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं? तो भारी औद्योगिकरण के पक्षधर थे नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो ये कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बोला था कि ये इनकी पराकाष्ठा है। आगे देखेंगे
गांधी जी के संबंध में सही क्या है? तो गांधी जी यरबदा जेल ले जाए गए कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में यरबदा जेल। आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक पंचायत के अगेंस्ट। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे दिल्ली समझौते का अनुमोदन करने के बाद। और उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी है उनसे अधिक। ये 1939 का जो कांग्रेस संकट था उसमें जब पटाभी हार गए थे सुभाष चंद्र बोस से। आगे है सही कालक्रम क्या है? तो असहयोग आंदोलन पहले होगा, फिर साइमन कमीशन होगा, फिर नेहरू रिपोर्ट होगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होगा। फिर सही कालक्रम सजाना है साइमन कमीशन, दांडी यात्रा, गांधी रिबन समझौता और पूना समझौता। घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, कैबिनेट मिशन का पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधे कार्रवाई दिवस मनाना और अंतरिम सरकार का गठन। सही कालक्रम में सजाना है सूरत विभाजन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खुदाई खिदमतगार। अब सुमेलित करना है आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श का था। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किसका है? अल्लाह बख्श का है। खकसार पार्टी अल्लामा मशरिकी का है। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां का है। कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक का है। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंपारण गांधी जी, कोका राम सिंह, लाल कुर्दी गफ्फार खां। अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान, ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन राय। अब इसे सही सुमिलित करना है। खिलाफत आंदोलन अली बंधु, होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक, सविनय अवज्ञा आंदोलन खान बंधु और भारत छोड़ो आंदोलन बी आर अम्बेडकर। ये बी आर अम्बेडकर गांधी जी होना चाहिए यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आगे देखते हैं। सही सुमिलित है मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, ये ठीक है। एम के गांधी चंपारण आंदोलन, एस सी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, एम ए जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक। सही सुमिलित है विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह, पहला सत्याग्रही थे। बीजी तिलक होम रूल आंदोलन, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, सरोजिनी नायडू धरसना रेड, ठीक है धरसना रेड। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट, बारदोली वल्लभ भाई पटेल, असहयोग आंदोलन एम के गांधी, स्वराज पार्टी सी आर दास। सही सुमिलित है महात्मा गांधी दांडी मार्च, जवाहरलाल नेहरू लखनऊ कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग। जवाहरलाल नेहरू लखनऊ कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती अभियान चलाते हैं। वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह। सही क्रम में सजाना है रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना और सूरत के फूट, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं का सही क्रम क्या है? चंपारण सत्याग्रह, सहयोग, दांडी, भारत छोड़ो आंदोलन। सही कालक्रम क्या है? होम रूल आंदोलन, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, गांधी रिबन समझौता। उसी तरह से सही कथन क्या है? तो अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य अरुणा आसफ अली देखते थे, ठीक है। ये प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन थे तब आया था। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, ये सही है। सुमेलित करना है रानी दुर्गावती गढ़ा मंडल से संबंधित है। रानी अहिल्याबाई होलकर राज, रानी लक्ष्मीबाई झांसी और रजिया बेगम सुल्तान दिल्ली। आगे देखेंगे घटनाओं का सही कालक्रम सजाना है। बंगभंग आंदोलन, लखनऊ समझौता, रॉलेट एक्ट, द्वैत शासन का प्रवर्तन, इस तरह से सीरीज में सजा हुआ है। घटनाओं का सही कालक्रम सजाना है। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, ये सारी चीज़ें सीरीज़ की है, ये आपको पता होना चाहिए। सब ये सीरीज़ का ही क्वेश्चन चल रहा है इसमें। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, गांधी रिबन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता, ठीक है। ये सारे सही कालक्रम का है। इतना हम लोग डिस्कशन करने के बाद ये कालक्रम को हम सजाने में काफ़ी एबल होंगे और इतना बेसिक ज्ञान नॉलेज तो होना ही चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। आगे हम देखेंगे सुमेलित करने के लिए है जमुना लाल बजाज, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय स्थापना में है और ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। और 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1927 में अखिल भारतीय देसी राजा परिषद की स्थापना हुई। 1932 में व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। सही सुमेलित करना है। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है। साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन से संबंधित है। चौरा चौरी कांड आंदोलन का वापस लिया जाना और दांडी मार्च नमक का अवैध निर्माण। तो ये हमारा पॉइंटर घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त होता है। बाकी आगे कुछ पोर्शन है तो उसे हम जब भी टाइम मिलेगा तो उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रोग्रेसिव क्लासेस के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।